नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बिलिस यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि के लिए इंटरनल असाइनमेंट यानी कि सत्रीय कार्य, जिसकी 8वीं फाइल है कंप्यूटर आधार एवं अनुप्रयोग। दोस्तों, ये फाइल VMOU व इग्नू के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, सबसे पहले अपनी फाइल के ऊपर आप लिखेंगे बिलिस 08 कंप्यूटर आधार एवं अनुप्रयोग इंटरनल असाइनमेंट। यहाँ पर पाठ्यक्रम कोड बिलिस 08 BLIS 08। यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम बिलिस, जहाँ पर इसकी फुल फॉर्म, और यहाँ पर फिर स्कॉलर नंबर लिखने हैं अपने। यहाँ पर छात्र का नाम हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में कैपिटल लेटर में, फिर पिता का नाम, और यहाँ पर पत्र व्यवहार, और फिर यहाँ पर अध्ययन केंद्र का नाम, और यहाँ पर क्षेत्रीय केंद्र रीजनल सेंटर का नाम फिलअप करेंगे। यहाँ पर असाइनमेंट जमा करवाने की दिनांक लिखेंगे। फिर दोस्तों, ये है हमारा पेपर 8 कंप्यूटर आधार एवं अनुप्रयोग, जो कि आपको अपनी साइट से, अपने स्टूडेंट वन व्यू से डाउनलोड करना है। अगर आप कोटा ओपन से कर रहे हैं तो यहाँ पर VMOU की साइट पर ये आपको स्टूडेंट वन व्यू में पेपर मिल जाएगा, और अगर आप इग्नू से कर रहे हो तो आप अपनी साइट से ये पेपर डाउनलोड कर लेंगे। ये पेपर जो है दोस्तों, वो मैक्सिमम 30 नंबर का है और 3 खंडों में विभाजित है, जो इस प्रकार से हैं, और ये पेपर आपको अपनी फाइल के अंदर चस्पा करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पेपर है, इसको हमें इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट सेक्शन है, उसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से आपको कोई पूरे पूरे 6 करने हैं, और सेकंड सेक्शन में जो 6 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से 4 करने हैं, और थर्ड सेक्शन जो है उसमें आपको अथवा में 4 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। अधिकतम शब्द सीमा 400 शब्द की रहेगी। तो दोस्तों, ये पेपर है, इसका सॉल्यूशन हमें इस प्रकार से करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेक्शन ए लिख करके फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि नहीं, 2 पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। तो लिखेंगे एलिस फॉर विंडोज और डेलिसिस, और यहाँ पर टेक्लिप और केटनबैन। फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे पूर्वव्यापी रूपांतरण क्या है। तो लिखेंगे पूर्वव्यापी का अर्थ है जो पहले से अस्तित्व में हो, तथा रूपांतरण का अर्थ है मशीन पठनीय स्वरूप में परिवर्तन। इन दोनों को संक्षेप में रेट्रो कन्वर्जन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, इसमें सूचना डेटा के भंडारण की आंतरिक क्षमता होती है। आवश्यकता अनुसार यह भंडारित सूचना को शीघ्र ही उपलब्ध करा सकता है। फिर लिखेंगे ओपेक क्या है। तो ओपेक OPSC ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉजी। फिर यहाँ पर लिखेंगे यह एक कंप्यूटर आधारित पुस्तकालय प्रसूची है। यह पाठक को किसी बुक की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने में भूमिका निभाता है, अर्थात ऑनलाइन लाइब्रेरी में पाठकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करता है। मार्क का विस्तारित नाम लिखिए। तो मार्क का विस्तारित नाम है मशीन रीडेबल कैटालॉजी। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर से आपका क्या आशय है। तो कंप्यूटर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मूल कार्यविधि को निर्धारित एवं नियंत्रित करते हैं। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगला सेक्शन भी लेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पुस्तकालय स्वचालित को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है किसी भी पुस्तकालय को स्वचालित करने के पूर्व यह आवश्यक है कि पुस्तकालय के संग्रह, सेवा स्वरूप, बजट, उपलब्ध सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। पुस्तकालय स्वचालन की प्रक्रिया को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। तो इसमें कारक है पाठक। पुस्तकालय स्वचालन को प्रभावित करने का सबसे प्रमुख कारक है पुस्तकालय के उपयोक्ताओं की प्रकृति के विषय में ज्ञान होना। बजट। पुस्तकालय स्वचालन को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक पुस्तकालय की आवंटित बजट है। वास्तव में पुस्तकालय को उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि स्वचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंप्यूटर प्रशिक्षित मानव शक्ति। पुस्तकालय स्वचालन के लिए यह आवश्यक है कि पुस्तकालय कर्मचारी कंप्यूटर में प्रशिक्षित हो और वे पुस्तकालय में की जाने वाले बदलाव में रुचि रखते हो। फिर यहाँ पर अगला लिखेंगे पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त सेवाएं। पुस्तकालय के द्वारा प्रदत्त सेवाएं भी
पुस्तकालय शौचालन को प्रभावित करती है। यदि पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं के उपयोक्ताओं की संख्या कम होती है तो शौचालन का स्वरूप काफी प्रभावित होता हो जाता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली प्राथमिक स्मृति की चर्चा कीजिए। जब कंप्यूटर किसी कार्य को करता है तो पहले डेटा का संचय करना होता है, उसको प्राथमिक स्मृति में भंडारित किया जाता है। यह डेटा किसी भी निवेश एकक जैसे कि कीबोर्ड या द्वितीयक भंडारण जैसे फ्लॉपी डिस्क से प्राप्त हो सकता है। प्राथमिक स्मृति की धारणा क्षमता, स्मृति का प्रत्येक सेल एक शब्द या बाइट डेटा का भंडारण कर सकता है, इसलिए धारण क्षमता को शब्दों या बाइट्स में परिभाषित किया जाता है। कंप्यूटर में ये स्मृति 64 KB, 8 MB, 16 MB, 64 MB, 1024 MB आकार में होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, प्राथमिक स्मृति ही रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में जानी जाती है। इस स्मृति के किसी भी स्थान को सीधे लिखा या पढ़ा जा सकता है, इसको पढ़ने लिखने की स्मृति भी कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी रोम, कंप्यूटर में एक और प्रकार की स्मृति होती है, इसमें डेटा तथा अनुदेशों का भंडारण स्थायी रूप में होता है। हम रोम को केवल पढ़ सकते हैं, उसको बदल सकते हैं उन स्मृतियों में जिसमें पावर ऑफ होते ही अंतर्विषय समाप्त नहीं होते हैं, उसे रोम स्मृति कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्मृतियों में पी रोम, केस मेमोरी आदि की गणना की जाती है। फिर है अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। तो इसमें लिखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जैसे ऐसे प्रयोगों का सेट है जिनसे किसी विशेष उपयोगिता समुदाय के लिए किसी विशेष कार्य हेतु लिखा या तैयार किया जाता है। उदाहरणार्थ रेल, हवाई आरक्षण, पुस्तकालय से संबंधित कार्य, किसी कार्यालय में कर्मचारियों को वेतन विवरणी तैयार करने इत्यादि से संबंधित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में रखा जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज शब्द संसाधन पैकेज वर्ड उन पैकेजों को इंगित करता है जिनकी सहायता से कंप्यूटर पर हम पाठ्यप्रक कार्य करते हैं, डेटा पर कार्य नहीं। ये पैकेज केवल पाठ्य सामग्री के भंडारण, संपादन, प्रतिलिपिकरण, मुद्रण इत्यादि कार्यों में सहायता करते हैं, परंतु इनसे डेटाबेस का निर्माण नहीं किया जा सकता। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा रूप में प्रयुक्त सूचना के भंडारण, संपादन, विश्लेषण, पुनर्प्राप्तिकरण तथा वितरण में सक्षम है। जिन कंप्यूटर की डीबीएमएस का गुण होता है वे उपयोगिता को अपने डेटाबेस की संरचना बनाने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार सॉफ्टवेयर में किसी रिकॉर्ड के विभिन्न क्षेत्रों और उन क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मदों को परिभाषित किया जा सकता है तथा डेटा इनपुट के लिए एक वर्कशीट बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, पुस्तकालय नेटवर्क क्या है, इनकी आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे पुस्तकालय नेटवर्क, पुस्तकालय नेटवर्क एक अंतर संबंधित पुस्तकालय प्रणाली है जिसमें विभिन्न पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अपने संसाधनों की सहभागिता हेतु परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वास्तव में पुस्तकालय नेटवर्क पुस्तकालय सहयोग एवं सहभागिता का एक अवयव है जो सूचना, सामग्रियों एवं सेवाओं के विनिमय के उद्देश्य से कंप्यूटरों के द्वारा जुड़े रहते हैं। जब दो या दो से अधिक पुस्तकालय अपने संसाधनों की साझेदारी स्थापित करने का निर्णय करते हैं, पारस्परिक अधिग्रहण के कार्यक्रम को विकसित करते हैं और अपने अनुभवों एवं अन्य सामग्रियों को एक साथ केंद्रित करते हैं जिससे एक प्रकार की सहभागिता की स्थापना होती है, तो इसे पुस्तकालय नेटवर्क कहते हैं। और यहाँ पर पॉइंट बना के लिखेंगे, पुस्तकालय नेटवर्क की आवश्यकता जिसमें सूचना की तीव्र वृद्धि दर को देखते हुए निम्नलिखित कारणों से पुस्तकालय नेटवर्क की आवश्यकता महसूस होती है। वर्तमान समय में कोई भी पुस्तकालय या सूचना केंद्र अपने पाठकों को सभी उपलब्ध वांछित सूचनाएं देने में असमर्थ है, अतः प्रतिभागी पुस्तकालयों के संसाधनों की परस्पर साझेदारी द्वारा पाठकों के आवश्यकता की पूर्ति एक सीमा तक की जा सकती है। पुस्तकालय नेटवर्क के जरिए सूचनाओं का संप्रेषण इतना तीव्र हो जाता है कि दुरुस्त पाठकों को भी कुछ ही क्षणों के भीतर वांछित सूचना प्राप्त हो जाती है, जो पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ नियम को संतुष्ट करता है। फिर लिखेंगे कि इसके द्वारा डेटा प्रोसेसिंग का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। पुस्तकालयों के वांछित वार्षिक बजट में होने वाली कमी के विकल्प के रूप में पुस्तकालय नेटवर्क कार्य कर सकता है। पुस्तकालय नेटवर्क उपयोक्ताओं को एक
भौगोलिक सीमा से मुक्त करता है। नेटवर्क के द्वारा सॉफ्टवेयर का अधिक से अधिक उपयोग संभव है। फिर यहाँ पर सेक्शन सी, जिसमें हमें निम्नात्मक क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन लेंगे, इंटरनेट का पुस्तकालय में अनुप्रयोग की चर्चा कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन है, पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए इंटरनेट एक वरदान साबित हुआ है। इसके उपयोग से सूचना पुनर्प्राप्ति के क्षेत्र में क्रांति से आ गई है। इसके द्वारा बड़ी सुगमता से एवं शीघ्रता से वांछित सूचना का अधिगम किया जा रहा है। और लिखेंगे कि इंटरनेट का पुस्तकालय में उपयोग, पुस्तकों का अधिग्रहण। इंटरनेट के अनुप्रयोग से पुस्तकों का चयन एवं उसका अधिग्रहण अत्यंत सुगम हो गया है एवं इसमें समय की काफी बचत होती है। आज अधिकतर पुस्तक विक्रेताओं ने अपने प्रकाशित पुस्तकों की संपूर्ण सूची इंटरनेट पर उपलब्ध करा रखी है। इस दिशा में अग्रणी अमेजन.com साइट पर उपलब्ध अमेजन बुक स्टोर से लेखकों, विषयों, मुख्य शब्दों तथा ISBN को खोज सकते हैं। यह सुविधा अभी तक भारत के 32 शहरों में उपलब्ध है। कुछ बुक स्टोर वाली साइटें यह है, अमेजन बुक स्टोर वाली, यहाँ पर www.amazon.com, और DK एजेंसीज की www.dkagencies.com बुक सर्च। और यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे, तकनीकी संसाधित। इसमें लिखना है, इंटरनेट के अधिगम द्वारा प्राप्त किए गए पुस्तकों या प्रलेखों की प्रसूची LC या मार्क के अनुसार बनाई जाती है तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार समरूपता प्रदान की जा सकती है। जिन पुस्तकों की प्रसूची इंटरनेट पर उपलब्ध होती है उन्हें डाउनलोड करके पुस्तकालय की प्रसूची में अपने कुछ स्थानीय परिवर्तनों के साथ डाला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणालियों के अनुसार अधिग्रहण गृहीत पुस्तकों तथा प्रलेखों को वर्गीकृत भी किया जा सकता है। बियॉन्ड बुकमार्क्स www.publicistate.edu। और यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट लिखेंगे, पत्र पत्रिकाओं का अधिग्रहण, जिसमें लिखना है, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशकों की ग्रंथ सूचियों, ग्रंथों की आवृत्तियों, वार्षिक सब्सक्रिप्शन आदि के बारे में जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। इन प्रकाशकों की वेबसाइटों पर इनके द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन्हें मंगाया जा सकता है। इस प्रकार की विधि में समय का बहुत कम अंश होता है। और लिखेंगे कि ईमेल द्वारा प्रकाशकों से सीधे पत्र व्यवहार किया जा सकता है। इन्हें ऑर्डर तथा नए प्राप्त होने वाली पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानकारी भेजी जा सकती है। उदाहरण, ब्लैक वेल साइंस जर्नल। और यहाँ पर इसकी साइट दे रखी है। फिर है प्रलेख वितरण, जिसमें लिखेंगे, इंटरनेट पर उपलब्ध यह एक महत्वपूर्ण सुविधा है जिसने प्रलेख वितरण तथा विभिन्न पुस्तकालयों के मध्य पुस्तकों तथा प्रलेखों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान करने के क्षेत्र को एक नया आयाम दिया है। किसी पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों या प्रलेखों को इंटरनेट द्वारा उनके ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग द्वारा अधिगम करके बनाया जा सकता है और उसकी प्राप्ति की जा सकती है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रलेखों को मंगाया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, सूचना सेवाएं, जिसमें लिखना है, सामयिक चेतना सेवा तथा चयनित सूचना सेवा आदि इंटरनेट द्वारा अत्यंत कम समय में उपयोक्ताओं को दी जा सकती है। इंटरनेट पर प्रचुर संख्या में डेटाबेसों की उपलब्धता के कारण उनका अधिगम करके सार रूप से या पूर्ण रूप से सूचना की पुनर्प्राप्ति करके उसे प्रसारित किया जा सकता है। उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त इंटरनेट द्वारा विभिन्न पुस्तकालयों के होम पेज या उनके द्वारा बनाई गई वेबसाइटों का अधिगम कर पुस्तकालयों द्वारा सूचना संबंधी सेवाएं प्रदान प्राप्त की जा सकती है। और लिखेंगे कि विभिन्न पुस्तकालय एक न्यूज समूह बनाकर इंटरनेट द्वारा आपस में परिचर्चा कर सकते हैं तथा सामान्य समस्याओं का समाधान एवं संसाधनों की सहभागिता कर सकते हैं। इंस्टॉक, डेसीटॉक, निस्सात आदि ने अपनी सेवाएं सूचना उत्पादों आदि को अपने वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एनीडेक एवं पुणे नेट के उद्देश्य, सेवाएं एवं उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। तो लिखेंगे एनीडेक। एनीडेक का यहाँ पर फुल फॉर्म है अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। और यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे कि एनीडेक अहमदाबाद लाइब्रेरी का संक्षिप्त नाम है। निसात द्वारा प्रायोजित इस पुस्तकालय नेटवर्क ने अक्टूबर 1994 से एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। वर्तमान में इलिप नेट के अंतर्गत कार्यरत इस पुस्तकालय नेटवर्क में 37 सदस्यीय पुस्तकालय हैं।
यह नेटवर्क न केवल सदस्य पुस्तकालयों की ही सूचना आवश्यकता को पूरा करता है, वरन अन्य व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं को भी उपलब्ध कराता है। एडीनेट के उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे अहमदाबाद एवं इसके आसपास के क्षेत्रों के पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों के संसाधनों की सहभागिता पर बढ़ावा देना है। सदस्य पुस्तकालयों द्वारा अधिग्रहित की गई सामयिक सावधिक प्रकाशनों की संघ प्रसूची तैयार करना, सदस्य पुस्तकालयों में उपलब्ध प्रलेखों की एक संघ प्रसूची तैयार करना और भविष्य में विशिष्ट विषयों का डेटाबेस तैयार करना। एडीनेट की प्रदत्त सेवाएं। एडीनेट द्वारा दी जाने वाली प्रदत्त सेवाएं दो प्रकार की है। पुस्तकालय से संबंधित सेवाएं। एडीनेट अपने सदस्य पुस्तकालयों के माध्यम से उपभोक्ताओं को निम्न सुविधाएं देता है: ऑनलाइन सूचना अधिगम की सेवा, व्यावसायिक डेटाबेस के माध्यम से सामयिक विक्रेता सेवा की सुविधा, पत्रिकाओं की छाया प्रति कराने की सुविधा। अन्य सेवाएं: ईमेल सेवा। एडीनेट सभी प्रतिभागी पुस्तकालय को मुफ्त ईमेल सेवा प्रदान करता है। बुलेटिन बोर्ड सेवा, प्रसिद्ध भाषणों, वार्तालापों, कार्यशालाओं और आदि ध्यानाकर्षण हेतु बुलेटिन बोर्ड सेवा उपलब्ध कराता है। पुणे नेट, पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क। पुणे नेट पुणे लाइब्रेरी का संक्षिप्त नाम है। निस्वार्थ द्वारा द्वितीय वित्तीय सहायता प्राप्त यह पुस्तकालय नेटवर्क पुणे विश्वविद्यालय, सीडेक और राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला का एक साझा कार्यक्रम है। इस पुस्तकालय नेटवर्क की विशेषता है कि भागीदारी हेतु पुस्तकालय को किसी प्रकार का सदस्य शुल्क नहीं देना पड़ता है। वर्तमान में 72 सदस्य पुस्तकालय इसमें शामिल है। पुणे नेट के उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे कंप्यूटर संचार नेटवर्क के जरिए पुणे एवं इसके आसपास के सभी पुस्तकालयों को अंतर्संबंधित संबंधित करता है। पाठकों को सामयिक समसामयिक सूचनाओं की तीव्र उपलब्धता हेतु सूचना विनिमय की सरल एवं सुचारू बनाना, प्रतिभागी पुस्तकालयों के बीच संसाधनों की सहभागिता को बढ़ाना, पाठक की भिन्न भिन्न अभिरुचियों के बीच समन्वय स्थापित करना। पुणे नेट द्वारा प्रदत्त सेवाएं, जिसमें लिखेंगे ईमेल व इंटरनेट सेवाएं, सीडी रोम व डेटाबेस सेवाएं, सामयिक विक्रेता एवं चयनात्मक सूचना संप्रेषण सेवा। पुणे नेट की उपलब्धियां, जिसमें लिखेंगे सदस्य पुस्तकालय की पुस्तकों का डेटाबेस। इन डेटाबेस में कुल यहाँ पर 1,08,853 प्रलेखों के आंकड़े शामिल है। पुस्तक विक्रेताओं का डेटाबेस, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान व्यवसायियों का डेटाबेस और पुणे नेट पुस्तकालय डेटाबेस। तो दोस्तों, ये थी हमारी 8वीं फाइल।